प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आपके इस कीमती समय का 2 मिनट आपसे लूँगा और इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि दिल की जो इच्छा होती है वो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इससे पूर्व अपन ने 3 मॉडल पेपर अपलोड किए। उन तीनों मॉडल पेपर्स का आपने अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा, यानी राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं से सभी विद्यार्थियों ने अच्छी तरह से उन्हें पढ़ करके और आप सभी ने एक प्यार भरा आदेश दिया कि सर आप इनके उत्तर भी अपलोड करें। तो आप सभी के इस प्यारे से आदेश को, प्यारे से सम्मान के लिए मैंने इन मॉडल पेपर्स को हल करने का निर्णय लिया और आज बैठ कर के मैंने इन्हें हल किया। आपके इस सम्मान के कारण ये संभव हो पाया है। राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को मैं एक साथ एक लाइव क्लास में अध्यापन करवाने की सोच रहा था, लेकिन अपना जो मिलन है, जो संपर्क है, वो थोड़ा देर से हुआ। नहीं तो हम एक बार पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य की एक लाइव कक्षा भी पढ़ाता, लाइव कक्षा भी लेता, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। आप अपने छोटे भाइयों बहनों को, अपने रिश्तेदारों को इससे जोड़िए। हो सकता है भविष्य में उन सभी की एक क्लास ली जाए, लाइव क्लास ली जाए, ताकि वे विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो और उन्हें भी पता चले कि साहित्य क्या होता है और साहित्य का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। अच्छी तरह से आज हम जो ये मॉडल पेपर पढ़ेंगे, इससे पहले अपने जो 25 वीडियोज़ जारी किए गए हैं, उन 25 वीडियोज़ में वैसे इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यदि आप ढूंढेंगे, अगर आप उन्हें अच्छी तरह से देखेंगे तो सभी के उत्तर मिल जाएंगे। इसके अलावा भी देखिए, अपने 25 वीडियो जारी किए गए हैं। एक 1 वीक सारी सीरीज जारी की गई है, जिसमें लगभग 50 प्रश्न है। वो इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों के उत्तर, यानी सरयू में से, मंदाकिनी में से और काव्य गुण, काव्य दोष यानी काव्य शास्त्र में से, आधुनिक काल में से, इन सभी में से प्रश्नों का चयन करके और आपके उसमें अपलोड किए गए हैं। यानी 25 वीडियो जारी किए गए हैं। इसके अलावा एक 1 वीक सारी सीरीज जारी की गई है और तीसरा जो है ये मॉडल पेपर जारी किया गया है। और आज हम ये मॉडल पेपर का उत्तर जारी करने जा रहे हैं। आप सभी के आदेश के मुताबिक, आपके प्यार भरे सम्मान के कारण मुझे ये करने का निर्णय लेना पड़ा। विद्यार्थियों ने कहा कि आप सर इनका उत्तर जारी करें, तो इसलिए मैं इनके उत्तर जारी कर रहा हूँ। आगे भी आप भविष्य में भी और परीक्षा के होने के पश्चात आप अपने अनुभव अवश्य शेयर करेंगे, क्योंकि अब तो आप मेरे नंबर से भी जुड़ चुके हैं। और आपके पास अगर जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो वो भी इसे सब्सक्राइब कर लें। जीवन में हिंदी साहित्य से संबंधित ही नहीं, बहुत सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे संबंधित भी आपका दिशा निर्देश करता रहूँगा। जितना मेरे से संभव होगा मैं करता रहूँगा। और आज तक जिस विद्यार्थी ने मुझे पूछा है, कहा है, जिज्ञासा प्रकट की है, और मैंने पूरी कोशिश की है, तन मन से कोशिश की है कि मैं उस विद्यार्थी की जिज्ञासा को शांत करूं। एक दिन अपनी अगर लाइव क्लास हो जाती तो आप वास्तव में याद करते कि हिंदी साहित्य की कक्षा, ऑनलाइन कक्षा का आनंद कैसा होता है। लेकिन फिर भी अब समय कम है। आगे भी आप जुड़े रहिएगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे ये कहा कि सर परीक्षा का हमें डर लगता है। नहीं, परीक्षा डरने की घड़ी नहीं होती है, परीक्षा आनंद की घड़ी होती है। परीक्षाएं उन लोगों की होती है जो जीवन में अव्वल होते हैं। इसलिए परीक्षा से डरना नहीं, परीक्षा के लिए सकारात्मक चिंतन रखते हुए और आगे की पंक्ति में आकर के अपने आप को तरोताज़ा महसूस करना चाहिए कि मैं परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपके लिए आज तो आप सोशल मीडिया से और भी बहुत सारे जो साधन हैं, उन सभी साधनों से आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और जैसे मान लो इस प्रकार का कोई अच्छा चैनल भी मिल जाए, यानी अपना जो चैनल है इसमें हिंदी साहित्य का ही नहीं, हिंदी कंपलसरी, यानी 8वीं से लेकर के 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी, इन सभी विषयों के जो नोट्स हैं वो जारी किए जाते हैं। विद्यार्थी संपर्क करते रहें। जीवन में अच्छा अनुभव मिलेगा, अच्छे व्यक्तियों के लिए अच्छा ही होता है।
तो आइए देखते हैं कि इनके उत्तर किस प्रकार होते हैं। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये जो जिस प्रकार मैं इस मॉडल पेपर में जो उत्तर दे रहा हूँ वैसे ही आपको कॉपी में देना है। कल मेरी इच्छा है कि मैं आपको बोर्ड की कॉपियाँ दिखाऊंगा, बोर्ड की कॉपियाँ दिखाऊंगा जिसमें विद्यार्थी ने क्या क्या गलतियाँ की और वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए देखते हैं इस मॉडल पेपर में कौन कौन से प्रश्न है, उन्हें किस प्रकार लिखना है। आपके उज्जवल भविष्य की एक बार फिर कामना करता हूँ कि आपको अच्छे अंक मिले और बहुत ही उच्चतम अंकों से आप उत्तीर्ण हो। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका ये पेपर है और ये पेपर अपन हल करने जा रहे हैं जो 80 अंकों का पेपर है। यह आप इससे पूर्णतः परिचित हैं। और पहला जो प्रश्न है आपके मैंने लिया है पद्यांशों से संबंधित, प्रसंग व्याख्या से संबंधित और साहित्य की एक व्याख्या है। इसे मैं आपको पढ़कर सुनाने का प्रयास करता हूँ। आप यानी व्याख्या जब जीवन में आप पढ़ेंगे, कविता आप पढ़ेंगे तो कविता को किस प्रकार पढ़ा जाता है। मेरी क्लास में जो लाइव क्लास लेते हैं उन विद्यार्थियों को तो पता है कि व्याख्या को कैसे पढ़ेंगे। तो आप इस व्याख्या को इस प्रकार पढ़ेंगे जीवन में यदि काम पढ़े कि भोरते सांझलो कानन और निहारती बावरी नेकुन हारती सांझते भोरलो कतारे निताक तारन सु इक तार नटारती जो कहूँ भावतो दीठी परे घन आनंद आंसुनी ओसर गारती मोहन जोहन मोहन सोहन जोहन की लगियर है आंखिन के उर आरती। अब इसकी आपको व्याख्या करनी है तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है और वो प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद द्वारा विरचित प्रेम की पीर पद से अवतरित है। कवित शैली में विरचित इस सवैया छंद में कवि ने प्रेमिका की विरह दशा का मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। यह आप गणानंद की किसी भी गणानंद के पद के लिए आप इस व्याख्या का यानी इस प्रसंग का प्रयोग कर सकते हैं, प्रसंग लिख सकते हैं। इसकी व्याख्या आपको किस प्रकार करनी है। कवि गणानंद वर्णन करते हैं कि विरह दशा से पीड़ित नायिका अपने प्रेमी की स्मृति में सुबह से शाम तक वन की ओर देखती रहती है और प्रेम में पागल नायिका तनिक भी नहीं थकती है। संध्या से प्रातःकाल तक आकाश में तारों को एकटक निहारती रहती है। जब कभी अपने मन भावन प्रिय के दर्शन होते हैं तो आंखों में आंसू उमड़ पड़ते हैं जिससे प्रिय दर्शन का अवसर भी खो देती है। इस प्रकार विरहिणी अपने मन को मोहित करने वाले प्रियतम को देखने के लिए अपने आंखों के हृदय में सदैव उनकी लालसा बनी रहती है। यानी अपनी जो आंखों का हृदय है उसमें लालसा बनी रहती है। आपको तीसरी बात लिखनी है, इसमें विशेष क्या है, 3 नंबर लगा करके विशेष क्या है। कवि ने विरह दशा का मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। मुहावरेदार ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए यमक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सवैया छंद और यतिगति प्रवाह के अनुसार विरचित है। ये इसकी व्याख्या हो गई। दूसरी मैंने जो इसकी व्याख्या थी आपके, और ये जयशंकर प्रसाद के पाठ में से थी, इसमें पेशोला की प्रतिध्वनि, उसमें से पेशोला की उर्मियाँ है शांत घनी छाया में तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के दग्ध अवसाद से धूसर जलद खंड झटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में काली माँ बिखरती है संध्या के कलंक सी धुंधुमी मृदंग तूर्य सब शांत सब मौन है फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में कौन लेगा भार यह है कौन विचलेगा नहीं। इसकी व्याख्या आपको इस प्रकार करनी है। इसका प्रसंग पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश बहुमुखी प्रतिभा के धनी। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप अवश्य करेंगे। आप जैसे ये प्रसंग लिखा, प्रसंग लिख करके इसके नीचे इस प्रकार अंडरलाइन करके इस प्रकार तीर का निशान करके फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश बहुमुखी प्रतिभा के धनी और छायावाद के प्रणेता कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित महाराणा का महत्व काव्य ग्रंथ, इसे भी आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना। महाराणा का महत्व काव्य ग्रंथ के पेशोला की प्रतिध्वनि, देखिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया हुआ है, पेशोला की प्रतिध्वनि काव्य खंड से उद्धृत है। इस काव्यांश में कवि ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और भारत की विस्मृत हो रही प्राचीन अस्मिता को बचाने हेतु हमें जागृत कर रहा है। कवि कहता है कि कौन होगा जो महाराणा प्रताप की तरह मातृभूमि की रक्षार्थ अपने प्राण निछावर कर देगा, अरावली चोटी की तरह गौरव से कहेगा कि मैं मेवाड़ हूँ अर्थात मातृभूमि की रक्षा करूँगा। इसका प्रसंग जो है, यानी आपको ये प्रसंग आपके लिए पेशोला की प्रतिध्वनि कविता में से कहीं से भी उठाया जाता है तो उसके लिए ये पर्याप्त है। इसलिए मैंने कुछ एड में जोड़ करके इसको लिखा है। व्याख्या आपको किस प्रकार करनी है। व्याख्या हम देखिए कि कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि पिछोला झील की लहरें अत्यंत शांत है। झील के किनारे खड़े छायादार वृक्ष उसके पानी में प्रतिबिंबित हो रहे हैं।
जिससे झील एक चित्रशाला जैसी प्रतीत हो रही है। वहीं तट पर बने पुराने भवन जो स्वतंत्रता की आग में जले हुए से दिखते हैं, निराश हैं। आकाश में धूल दूषित बादलों के टुकड़े इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस विजन प्रदेश में संध्या की कालिमा पसर रही है, जिससे सन्नाटा छा गया है। प्रकृति शांत है, किसी प्रकार का कोई नगाड़ा, मृदंग, तुरही नहीं बज रही है। और इससे आगे कि वातावरण पूर्णतया शांत है, फिर भी आकाश में अर्थात वायुमंडल में एक पुकार सी सुनाई दे रही है, जो भारत माता के प्रति दायित्व को वहन करने की याद दिला रही है। कवि प्रसाद जी भारत की प्राचीन अस्मिता को याद दिलाते हुए कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार स्वतंत्रता के पुजारी महाराणा प्रताप ने समर्पित होकर के मातृभूमि की रक्षा की, उसी प्रकार आप में से कौन है जो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होगा और विचलित नहीं होकर के गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करेगा, अर्थात मातृभूमि की रक्षा प्रतिज्ञा करेगा कि मैं इस मातृभूमि की, अपने इस देश की रक्षा करूंगा, इस दायित्व को वहन करूंगा। ये इसकी व्याख्या। अब इसमें आप विशेष लिखेंगे। विशेष में आपको क्या लिखना है? कवि मातृभूमि की स्वतंत्रता के प्रति चिंतित है, प्राचीन अस्मिता की याद दिला रहे हैं, प्राचीन संस्कृति की। भाषा में ओज गुण की प्रधानता है, खड़ी बोली में विरचित रचना में लाक्षणिक शैली के दर्शन होते हैं, उपमा अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आपको लिखना है। अब ये जो है गद्यांश और गद्यांश की व्याख्या, जैसे तुलसी साहित्य के एक और आत्मनिवेदन यानी तुलसीदास वाले पाठ में से है, उसमें तुलसीदास वाले पाठ में से है, जैसे विनय का साहित्य है, यानी तुलसीदास और साहित्यिक परंपरा में से रामविलास शर्मा द्वारा लिखा हुआ। तो आप इसे स्वयं ही हल कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा। प्रश्न 26 हैं, तो अपन सीधा प्रश्नों पे चलते हैं कि प्रश्नों के उत्तर आपको किस प्रकार लिखने हैं। इसमें देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए आपके तीसरे प्रश्न में रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर आप लिखेंगे। इस दोहे के माध्यम से रहीम ने संसार की स्वार्थपरता को व्यक्त करते हुए कहना चाहा है कि कवि कहना चाहते हैं कि जब स्वार्थ होता है तब उनका व्यवहार अलग होता है, यानी व्यक्ति के लिए अर्थात संसार में जब लोगों में किसी प्रकार का स्वार्थ होता है तो उनका व्यवहार अलग होता है। स्वार्थ पूर्ण होते ही उनका व्यवहार बदल जाता है, अर्थात काम निकलते ही व्यक्ति उनकी महत्ता कम कर देता है। जैसे विवाह के समय सेहरा सिर पर धारण किया जाता है और विवाह होने के पश्चात उसे नदी में बहा दिया जाता है। कई जगह ऐसा रिवाज है कि उसे नदी में बहा दिया जाता है, लेकिन ये रिवाज तो सभी जगह हैं कि विवाह के पश्चात उस सेहरे का कोई मूल्य, कोई उपयोग नहीं रह जाता है। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है कि पेट जो ने कराए सो थोड़ा है, कथन के आधार पर मिठाई वाले की मनोव्यथा क्या है? इस कथन से रोहिणी के मन में मुरली वाले के प्रति एक सहानुभूति और दया भाव प्रकट होते हैं, जिसमें पेट की खातर व्यक्ति तरह तरह के कार्य करता है। अपनी उदर पूर्ति करने हेतु व्यक्ति तरह तरह के कार्य भी करता है और दूसरों की खुशामद भी करता है। इस पंक्ति में मेहनत कश लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। ये बिल्कुल छोटे छोटे उत्तर आपको लिखने हैं, लघुतरात्मक उत्तर ही हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम विभाग को महत्व दिया गया है, स्पष्ट कीजिए। 2 अंकों का प्रश्न है। भारतीय संस्कृति में कार्य विभाजन को विशेष महत्व दिया गया है, इसी कारण समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभक्त किया गया है। मानव जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के रूप में विभाजित किया गया है। वर्तमान समय में ये व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है, किंतु इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था हमारे प्रबुद्ध चिंतक जैसे महात्मा गांधी, कबीर, गौतम भी इसके पक्षकार थे, लेकिन उन्होंने, विचारवादियों ने क्या कहा था? उन महान विचारकों की भावना ये थी कि जिस प्रकार शरीर के अंग में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, वैसे ही वर्णों में भी ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। हम ही भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते पंक्तियों में भारतीय नारी की कौन सी विशेषताएं प्रकट हो रही है? वो है आपके यानी सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरणगुप्त की लिखी हुई कविता। स्वयं सुसज्जित करके शरण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इसमें भारतीय नारी की कौन सी विशेषता प्रकट हो रही है? मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखित काव्य यशोधरा में सखी वे मुझसे कहकर जाते गीत में, देखिए इनको इन्वर्टेड कोमा बंद करना है, कहकर जाते गीत में से उद्धृत इन पंक्तियों में भारतीय नारी के त्याग, तपस्या और सहिष्णुता जैसी आदर्श विशेषताओं को बताने का प्रयास
किया गया है। जब सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर चुपके से महाविनिष्करण कर जाते हैं, वनगमन कर जाते हैं, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु चले जाते हैं, तब यशोधरा कहती है कि उन्होंने भारतीय नारी को नहीं पहचाना, अर्थात भारतीय नारी क्या है। आगे यशोधरा कहती है कि हम वे नारियां हैं जो अपने पति को युद्ध स्थल में भेजने के लिए अपने हाथों से सुसज्जित करके प्राणों की बाजी लगाने के लिए युद्ध स्थल में भेज देती है, अर्थात हम मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सुहाग को भी दांव पर लगा देती है, न्यौछावर कर देती हैं। 7वां प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र ने संस्कार को धोबी पछाड़ दे दी, परसाई जी के पाठ के आधार पर कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। और ये पाठ परसाई जी का, हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ पाठ। कुशल व्यंग्यकार परसाई जी के कहने का आशय है कि एक बार जब वे किसी सज्जन के घर बार बार बुलाने पर चाय पीने गए, तब उनकी पत्नी सरिता ने पर्दा प्रथा का पालन किया। पति के संकेत अनुसार आदर सत्कार किया गया। ठीक 2 वर्ष पश्चात जब पुनः उसी घर में जाते हैं तो सरिता जी एक निजी शिक्षण संस्थान में अध्यापन के लिए जाते हैं। यानी पहले तो सरिता जी का परिचय भी नहीं करवाया गया। दूसरी बार जब वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सरिता जी एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, और वे स्वयं ही बताते हैं कि भौतिकवादी युग में एक की कमाई से कुछ नहीं होता, अर्थात पैसे के लालच में अपने पुरातनपंथी रीति रिवाज भी त्याग दिए। इस तरह कवि ने कहा, लेखक ने कहा कि अर्थशास्त्र ने संस्कारों को धोबी पछाड़ दी है, यानी अर्थशास्त्र के सामने सारे संस्कार भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, बेकाम हो जाते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, क्षमा सौंपती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो से क्या आशय है। ओजस्वी गुणों से ओतप्रोत रचना के रचनाकार, देखिए यहाँ लिखना ऐसे, ओजस्वी गुणों से ओतप्रोत रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर को आपको इन्वर्टेड कोमा बंद करना क्योंकि इनका टाइटल है। दिनकर द्वारा विरचित इस पंक्ति का आशय है कि जब कोई महाविषधारी सांप किसी को नहीं काटता है लेकिन उसका भय बना रहता है, ठीक उसी प्रकार महान पराक्रम, शौर्य और बल के उपासक मनुष्य अपनी उदारता के कारण यदि किसी को क्षमा कर देते हैं तो वही व्यक्ति क्षमाशील होता है, उसी का गौरव बढ़ता है, अन्यथा कायर व्यक्ति क्षमाशील होने का अधिकारी नहीं है। 9वां प्रश्न देखिए, निर्वासित कहानी का उद्देश्य क्या है। विशिष्ट साहित्य के लेखन के लिए मशहूर, देखिए इसके लिए विशिष्ट साहित्य के लेखन के लिए मशहूर सूर्यबाला की लेखनी से सिंचित कहानी निर्वासित एक वानप्रस्थी जीवन जी रहे दंपति की दर्द भरी कहानी है। वृद्ध दंपति स्वयं की स्वतंत्रता को छोड़कर अनिच्छापूर्वक अपने बड़े बेटे राजेंद्र के पास रहने जाते हैं, पर वहाँ का वातावरण और बहू के विचारों से उनका दम घुटने लगता है। दोनों बीते जीवन का स्मरण कर कटे कटे से रहने लग जाते हैं। बुढ़ापे में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जीवन के सुख दुख को बतियाना ही समय व्यतीत करने का उत्तम साधन होता है। वृद्धा इस उदासीन और नीरस वातावरण के कारण चैन से सो नहीं पाती है, इसलिए पुराने दिनों की याद आ जाती है। जब बच्चों की देखभाल करती, घर का काम करती, तो पता ही नहीं चलता था दिन कब निकल गया, क्योंकि वातावरण अनुकूल था, वे स्वतंत्र थे। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि वृद्ध जो लोग होते हैं उनकी सेवा, यानी उनसे एक समन्वय की स्थिति पैदा की जाए। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न यह है कि डॉक्टर वर्मा के अनुसार कौन सा साहित्य वास्तव में साहित्य की संज्ञा से विभूषित होता है। डॉक्टर वर्मा के अनुसार सच्चे अर्थों में साहित्य वही हो सकता है जो केवल अपनी समस्याओं में सीमित नहीं रह करके विश्व की समस्याओं को अपने साहित्य में समाहित करता है। साहित्य के सुंदर पक्ष यानी शिव पक्ष से उत्प्रोत होता है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, और मानव हित की भावनाओं से संबंधित सम्मिलित साहित्य सच्चे अर्थों में साहित्य होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि एक एटम बम के निर्माण में दशाब्दियों तक वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। एटम बम का निर्माण करने में जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं तो वर्षों लग जाते हैं। तो हमारे साहित्यकार को भी अपनी साधना से शांति और कल्याण का साहित्यिक बम तैयार कर विश्व में नवीन जीवन मूल्यों का निर्माण करना चाहिए। बहुत अच्छा सुंदर उत्तर है। 11वां प्रश्न आपके देखिए कि भोर का तारा एकांकी का उद्देश्य क्या है। अब ये जो उद्देश्य वाले प्रश्न आते हैं ना, इनमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर समाहित होते हैं, यानी कई प्रश्नों के उत्तर, यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि आप ये उत्तर देते हैं तो वो गलत नहीं होता है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित ऐतिहासिक एकांकी भोर का तारा कथानक प्राचीन इतिहास का है, पर उसे वर्तमान राजनीति, समाज एवं देश के धरातल पर खड़ा किया गया है।
लेखक शेखर के माध्यम से वर्तमान सियासत पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं कि राजनेता और मंत्री लोग बड़ी सादगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं को हल करने का नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, मनुष्यों को इन उलझनों से कभी बाहर नहीं आने देते। ये बहुत बड़ा व्यंग्य किया गया है। अगर कोई कलमकार इन्हें बाहर निकालने का प्रयत्न करता है तो उसे पागल करार दिया जाता है। लेखक ने व्यक्त करना चाहा है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, अर्थात अपने कर्तव्य को समझकर जिस प्रकार शेखर ने भोर का तारा महाकाव्य अग्नि में डालकर के राजधर्म के कर्तव्य का निर्वहन किया, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए। ये उत्तर होगा इसका। 12वां प्रश्न देखिए, सेल्यूलर जेल को लेखक ने पावन मंदिर क्यों कहा है? लेखक ने सेल्यूलर जेल को पावन मंदिर इसलिए कहा है कि इस जेल में अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देशभक्त क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की निर्मम यातनाएं सहन कर स्वतंत्रता संग्राम को अंजाम दिया। स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमकर भी उन्होंने देश सेवा से मुंह नहीं मोड़ा। उन वीर महापुरुषों के चरण चिन्हों से सिंचित स्थल पावन मंदिर से कैसे हो सकता है? इसी जेल में इंदु भूषण रे, बाबा भान सिंह, मोहित मोइत्रा, रामबख्श, महावीर सिंह, मोहन किशोर, नामादास जैसे महान क्रांतिकारियों ने अंतिम सांस ली और इससे स्थल को पावन कर दिया। इसलिए उन महान पुरुषों की बलिदान से सिंचित भूमि पर स्थित जेल को पावन मंदिर कहा गया है। 13वां प्रश्न देखिए, अलोपी के अंधेरे जीवन का उपसंहार भी कम अंधकार में नहीं था, कथन की पुष्टि कीजिए। ये लाइन है, उस लाइन का आशय बताना है। अलोपी का जीवन संघर्ष में था, शारीरिक रूप से भी अधूरा। अलोपी अपने जीवन को जैसे तैसे चला रहा था। दूसरों की दया पर अपनी जीवन नैया को आगे बढ़ाने वाला अलोपी के जीवन का अंतिम समय भी कम दुखदायी नहीं था। अलोपी ने एक काछीन स्त्री से विवाह कर लिया था। वह स्त्री इतनी धूर्त थी कि 6 महीने उसके साथ रहकर एक दिन उसका सारा सामान लेकर के उसे छोड़कर चली गई। उस घटना से अलोपी का साहस, उत्साह, आत्मविश्वास और मानवता से विश्वास उठ गया था। इस विश्वासघात के कारण अपनी व्यथा लेखिका को बता नहीं पाता था, अर्थात वह अंधा तो था ही, गूंगा भी बन गया था। लेखिका ने जब उसे सांत्वना देने का प्रयास किया तब वह इतना लज्जित हो गया था कि वह अपने शरीर को सिकोड़ता रहा। इसी दशा को व्यक्त करते हुए लेखिका कहती है कि अलोपी के जीवन का उपसंहार भी कम अंधकार में नहीं था, अर्थात जीवन का अंतिम पड़ाव भी विश्वासघात का शिकार हो गया था। 14वां प्रश्न देखिए, नरेश मेहता प्रकृति के अनुपम चितेरे हैं, कविताओं के आधार पर सिद्ध कीजिए। नरेश मेहता, जिन्होंने किरण देनवे इन्वर्टेड कोमा बंद कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने प्रकृति से अनेक उपमान लेकर के प्रकृति का बारीकी से चित्रण किया है। सूर्य को ग्वाला और किरणों को गायों के रूप में उपमित कर कवि ने प्रकृति की चेतना को रूपायित किया है। मानवीकरण अलंकार से सुसज्जित इस कविता में कवि ने प्रकृति के कई रूपों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि किरण रूपी गायों के मुख से निकलने वाला झाग ही आकाश में बादल बनकर तैर रहे हैं। प्रकृति पर रात्रि रूपी अंधकार को घास बताया है, जिन्हें किरण रूपी गायें चर जाती है। धरती को ग्वालिन के रूप में चित्रित कर नदियों के जल को गायों के दूध के रूप में वर्णित किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नरेश मेहता प्रकृति के महान चितेरे हैं। यानी बहुत सुंदर उत्तर हैं। इन सुंदरों का यदि आप चाहें तो आप इसका एक उदाहरण भी दे सकते हैं कि जैसे एक उदाहरण, उदयाचल से किरण धेनवे हाँक ला रहा वे प्रभात का ग्वाला, पूंछ उठाए चली आ रही सीधी जंगलों की टोली। इस प्रकार के आप उदाहरण भी दे सकते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, पाजेब कहानी में बाल मनोविज्ञान का सजीव चित्रण मिलता है, विवेचना कीजिए। मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार, ये देखिए इसका टाइटल है, मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित ये कहानी बाल मनोविज्ञान की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है। बाल मन को भय या आतंक से नहीं जीता जा सकता। अपराध वृत्ति को सिर्फ प्रेम और सहानुभूति के बल पर विजित किया जा सकता है। बालक पर दोषारोपण करने से पहले उसे स्नेह देकर बाल मन को टटोलना चाहिए। इस कहानी में जो ही बालक पर चोरी का आरोप लगाया जाता है तो वह बालक मन ही मन अपमान महसूस करने लगता है, वह मूक हो जाता है, यानी वो कुछ बोलता ही नहीं है, उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। बालक तनाव और अवसाद से गिर जाता है।
इस कहानी से लेखक का उद्देश्य यही है कि भय, दंड और कठोर अनुशासन अपराध या चोरी को जन्म देते हैं। अतः बालकों के साथ स्नेहिल व्यवहार रखते हुए उनका विश्वास पात्र बने रहना आवश्यक है। 16वां प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय दीजिए। साहित्यिक परिचय आपके दो तरह के आएंगे, एक तो लेखक का आएगा और एक कवि का आएगा। तो अपन इस रामधारी सिंह दिनकर का देखते हैं। अगले दोनों जो मॉडल पेपर्स हैं उनमें अथवा में भी दिए गए हैं। आपको जैसे इनका जो साहित्यिक परिचय देना है तो आप किस प्रकार लिखेंगे कि ओजस्वी राष्ट्रीय भावधारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म एक सामान्य कृषक परिवार में पिता रवि सिंह के घर मां मनरूप देवी की कोख से हुआ। 2 वर्ष की अल्प आयु में ही पिताश्री स्वर्गवासी हो जाने के कारण इनके भाई बहनों का पालन पोषण मां ने ही किया। अपने बाल्यकाल और किशोरावस्था तक देहात में पले बढ़े दिनकर ने जीवन की कठोरता का अनुभव भली भांति कर लिया था। इसलिए स्नातक तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने कई सरकारी महकमों की शोभा बढ़ाई। उपनिदेशक के पद पर रहते हुए 1952 से लेकर के 1964 तक वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत भी किए गए। 1965 से लेकर के 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। 24 अप्रैल 1974 को इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं रेणुका के साथ दिनकर की रचनाओं का प्रकाशन 1935 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1908 में जन्म लेने वाले यानी 35 में 27 साल की उम्र में। अब इनकी रचनाएं भी लिखना है। प्रत्येक कवि या लेखक की रचनाएं आपको ज़रूर याद करनी है, चाहे पूरी नहीं हो लेकिन कुछ तो रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। जैसे इनकी देखिए, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1939, नील कुसुम, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1954, उर्वशी 1962, द्वंद्व गीत 1940, इतिहास और आंसू 1951, सीपी और शंख 1957, नीम के पत्ते, आत्मा की आंखें 1964, धूप और धुआं 1951, परशुराम की प्रतीक्षा 1963। गद्य रचनाएं जिनमें एक है संस्कृति का 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, हमारी संस्कृति की कहानी। 17वां प्रश्न देखिए, पेपर का सॉल्यूशन है वो बहुत नज़दीक आ रहा है, यानी अब 5-6 प्रश्न ही रहे हैं। अब उनके वात्सल्य का विधान ही अलिखित और अटूट था। इसके आधार पर बच्चों के प्रति उनके द्वारा निभाए गए कर्तव्यों के बारे में बताइए। हिंदी साहित्य के महान आचार्य और आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्र सुभद्रा में लेखिका बताती है कि सुभद्रा जी ने अपने बच्चों के विकास के लिए उन्हें मुक्त वातावरण उपलब्ध करवाया। अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने बच्चों के प्रति सहिष्णु थी। बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी भी बाध्य नहीं किया गया। अपने बच्चों के भविष्य को सुखमय बनाने के लिए उन्होंने अपने परिवार से भी संघर्ष किया। जातिवाद के विरुद्ध थी। उन्होंने कहा, मैं कन्यादान नहीं करूंगी क्योंकि मनुष्य का दान कैसे कर सकता है। परिस्थितियों के सम्मुख उन्होंने झुकना नहीं सीखा। अपने बच्चों के प्रति उनका वात्सल्य अलिखित और अटूट था। जब कभी वे कवि सम्मेलन या कहीं से लौटती थी तो उनकी स्थिति द्रोणाचार्य जैसी हो जाती थी। अपने बच्चों के प्रति बहुत भावुक थी। अपनी रोती हुई बच्ची को दूध के स्थान पर चावलों का सफ़ेद पानी पिलाया। परिस्थितियों के आगे कभी नहीं झुकी। 18वां प्रश्न आपके अब काव्य शास्त्र से संबंधित आ गया है। काव्य गुण को परिभाषित करते हुए इनके प्रकार लिखने हैं। काव्य गुण की परिभाषा। आसक्ति काव्य गुण की परिभाषा क्या है? तो वे रसाश्रित तत्व जो काव्य सौंदर्य के विधायक होते हैं, साथ ही चित्त को द्रवीभूत कर देते हैं, उन्हें काव्य गुण कहा जाता है। अब जैसे मान लो इसमें मैंने 3 अंक दिए हैं, वैसे आपके काव्य गुण काव्य दोष में से 2 अंकों के प्रश्न आएंगे, लेकिन मैंने इसमें 3 अंकों के प्रश्न इसलिए दिए हैं कि इन 3 अंकों का अर्थ यह है कि इसमें जो बातें होगी वो एक बार सारा कवर हो जाएगा, यानी काव्य गुण और काव्य दोष है वो लगभग कवर हो जाएगा। काव्य के भेद काव्य शास्त्र के आचार्यों ने भिन्न भिन्न रूप से बताया है। जैसे भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 10 काव्य गुण बताए हैं और वो कहते हैं कि श्लेष प्रसाद, समता समाधि, माधुर्य, ओज, उदारता, कांति, पद, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति। आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं। श्लेष प्रसाद, समता समाधि, माधुर्य, ओज, उदारता, कांति, पद, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, काव्य गुणा भवति। ये एक इसका सूत्र है याद करने का। काव्य प्रकाश के जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने और भी इसे सीमित करते हुए 3 ही काव्य गुण स्वीकार किए हैं, जिनमें माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इतना ही लिखना है आपको।
इनमें से देखिए प्रश्न है आपके, टिप्पणी लिखिए। श्रुति कटुत्व क्या है, क्लिष्टत्व क्या है? श्रुति कटुत्व, श्रुति कटुत्व की परिभाषा है जो शब्द सुनने में कर्कश लगे या कर्ण प्रिय नहीं हो, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। और टे वर्ग के वर्णों से निर्मित शब्दों में यह दोष होता है। जैसे देखिए, इसका उदाहरण देना हो श्रुति कटुत्व का, तो आप देख सकते हैं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वम प्रभा स्मज्वला स्वतंत्रता पुकारती। क्लिष्टत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है परीक्षा में। जब किसी शब्द का अर्थ कठिनाई से प्राप्त हो, अर्थात किसी काव्य पंक्ति में अर्थ खींचतान करके प्राप्त होता है, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। जैसे देखिए, अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार, ताके सुत के मित को भजिए बारंबार। इसका मैंने वीडियो में वैसे अर्थ बताया, और भी बता देता हूँ। यानी अजा, अजा नाम बकरी का है, उसकी सहेली भेड़, भेड़ का दुश्मन जो होता है वो होता है ब्रूट, घास जो होता है। ता जननी बरतात, और उसकी जननी जो है पृथ्वी होती है, पृथ्वी के पति इंद्र होते हैं। ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को, यानी उनके सुत के मित्र को बजिए बारंबार, यानी पृथ्वी का जो इंद्र का जो पुत्र है वो माना जाता है अर्जुन, और अर्जुन का जो मित्र है वो श्री कृष्ण माना जाता है। यानी अर्थ यह है कि श्री कृष्ण को बार बार भजें। इसका लेकिन बहुत ही खींचतान करके इसका उत्तर प्राप्त करना पड़ता है। क्लिष्टत्व दोष में जब आप छंद अलंकार में पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। उन उदाहरणों को आप देखना, अभिभूत करने वाले उदाहरण हैं, उन वीडियोज़ को आप जरूर देखना। 20वां प्रश्न देखिए, छंद क्या है, और ये इससे संबंध आपके 6 अंकों के प्रश्न आएंगे। छंद के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? छंद शब्द में मूल चद धातु है जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। चद से छद बना और कालांतर में छद से ही छंद पढ़ा जाने लगा। विश्व का प्राचीनतम साहित्य वेद है जिसे छंदस भी कहा गया है, और छंद शास्त्र के प्राचीनतम आचार्य जो हैं वो महर्षि पिंगल माने जाते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, छंद की परिभाषा, वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित वह रचना जो वर्णों एवं मात्राओं की यति गति के विशिष्ट नियमों से नियोजित होती है उसे छंद कहा जाता है। छंद के आवश्यक तत्व देखिए, वर्ण, मात्रा, चरण, यति, गति, तुक और क्रम होता है। ये 7 इसके तत्व होते हैं। वैसे वीडियोज़ जो पुराने वीडियोज़ उनमें इन सभी का वर्णन भी किया गया, उदाहरण भी दिए गए हैं। आप यदि डिटेल में देखना चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। 21वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित छंदों को सोदाहरण समझाइए। एक तो कुंडलिया छंद और सवैया छंद। सबसे पहले अपन देखते हैं कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद ये एक संयुक्त या मिश्र छंद है जो दोहा और रोला नामक मात्रिक छंदों के योग से बनता है। दोहा और रोला से बनता है। प्रथम 2 चरण दोहा छंद के होते हैं जिनमें 24 मात्राएं होती है, और समचरणों में 11 और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है। यानी दोहा में 11-13 पर यति होती है, समचरणों में 11 और विषम चरणों में 13। अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं जिसमें भी 24 मात्राएं होती है लेकिन 11-13 पर यति होती है। उसमें यानी 11-13 पर यति होती है, इसमें भी 11-13 पर यति होती है। कुंडलिया छंद की एक विशेषता है कि ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी के साथ समाप्त होता है। जैसे ये दौलत से शुरू है तो ये दौलत से ही खत्म है। दौलत पायन कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाउन रेत निदान। ठाउन रेत निदान जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाय विनय सब ही की कीजे। कह गिरधर कविराय अरे ये सब घट दौलत, पाहुन निस्दिन चार रहत सब ही के दौलत। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। सवैया छंद। सवैया छंद के बारे में देखिए, ब्रज भाषा में रचित काव्य का एक लोक प्रचलित वर्णिक छंद है। इसमें 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। इसके 50 वेद माने गए हैं, इसलिए इसका कोई निश्चित लक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता। रीतिकाल के कवियों ने इस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। रीतिकालीन जो कवि हैं उन्होंने किया है। इसके भेद वैसे आप लिख सकते हैं, जैसे 10 मुख्य भेद है: मदिरा सवैया, मतगैन सवैया, किरीट सवैया, दुर्मिल सवैया, सुंदरी सवैया, कुंदलता, लवंगलता, अरसात सवैया, अरविंद सवैया, सुमुखी सवैया। वीडियोज़ जो बनाए गए हैं छंद अलंकार के, यानी 2 तरह के बनाए गए हैं। एक में छंद अलंकार, काव्य गुण, काव्य शास्त्र सभी है, और एक वीडियो ऐसे हैं जिसमें केवल छंद है, दूसरे में अलंकार है, और तीसरे में काव्य गुण, काव्य दोष है। अलग अलग भी समझाए गए हैं, तो आप उन्हें देखना जब समय मिले। 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न में है कि निम्न अलंकारों को समझाइए। प्रतीप अलंकार और विभावना अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ विपरीत या उल्टा होता है। ये उपमा अलंकार का विपरीत है।
जहाँ उपमान को उपमेय के समान बताया जाता है तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, बहुरी विचार कीन मनमाई सीय बदन सम हिमकर नहीं। यानी इसमें उपमेय को उपमान के समान, उपमान को उपमेय के समान बताया जाता है। यानी जैसे मान लो ये कहा है कि सीय बदन सम हिमकर नहीं, सीता के शरीर के समान तो यानी चंद्रमा भी नहीं है। और आगे देखिए एक उदाहरण आप ये भी दे सकते हैं कि तेरा मुख शोभित यहाँ उदित हुआ क्यों चंद्र। जब आपका मुख शोभित है अर्थात आप यहाँ उपस्थित है तो फिर चंद्रमा क्यों उदित हुआ है, यानी वो लज्जित हो रहा है। यहाँ पर ये प्रतीप है। विभावना अलंकार, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना की जाती हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना के 6 भेद माने गए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम ऐसे। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। एक उदाहरण और भी दे सकते हैं आप कि लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नैन छिपेन छिपाए। ये भी इसका उत्तर, इसका ही उदाहरण है। 23वां प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न 4-4 अंकों का आएंगे और इनका आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना। सारे वीडियोज़ वैसे बताए गए हैं, आप 2-4 बार देख लेंगे तो शायद मेरे हिसाब से अच्छी तरह से हो जाएंगे। द्विवेदी युग 1900 से 1918, जागरण सुधार काल के नाम से विख्यात द्विवेदी युग कविता श्रृंगारिता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर लाकर खड़ा करने वाले 20वीं सदी के पथ प्रदर्शक, विचारक और साहित्यिक नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग रखा गया, क्योंकि उन्होंने ही इस युग का नेतृत्व किया था। विशेषताएं देखिए, इसमें पहली विशेषता है इसकी राष्ट्रीयता। पहली विशेषता क्या है? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता लिख करके और इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की मुख्य विशेषता थी। इन कवियों ने पराधीनता को अभिशाप बताया, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। दूसरी विशेषता है सामान्य मानवता। पूर्व युगों में कवि ईश्वर, अवतार, राजा, सामंत, नायक नायिकाओं का सौंदर्य वर्णन तक सीमित कर रह गया था, परंतु द्विवेदी युग की कलम ने जन सामान्य को जगह दी। द्विवेदी युग की कलम ने जन सामान्य को जगह दी। मानव मात्र के सुख दुख परिस्थितियों का वर्णन काव्य में सहज और सुंदर ढंग से किया गया। 3-4 विशेषताएं आपको लिखनी है। तीसरी विशेषता है इसकी नीति और आदर्श। द्विवेदी युगीन काव्य नीति और आदर्शों से भरपूर काव्य है। इस युग में इतिहास, पुराणों से लिए गए प्रसंगों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रबंध काव्य लिखे गए, जैसे प्रिय प्रवास है, गांधी गौरव है, मिलन है, साकेत है। ये उस समय के काव्य हैं द्विवेदी युग के। एक चौथी विशेषता, अंतिम 4 विशेषताएं आप लिख देना छोटी छोटी। वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार। इस युग में कवि लेखकों ने नायिका भेद को छोड़कर नूतन विषयों को काव्य में स्थान दिया। इस युग में जीवन और जगत के सभी दृश्य और पदार्थ कविता के विषय बनने लगे। साधारण विषयों पर कविताएं लिखी गई। 24वां प्रश्न, तार सप्तक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे मान लो परीक्षा में ना भी आए, लेकिन आगे के जो साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत जानने की चीज़ है। तार सप्तक क्या है? तार सप्तक कवियों का एक मंडल था। अज्ञे ने 1943 ईस्वी में नई कविता के लिए 7 कवियों का एक मंडल बनाया, जिसे तार सप्तक नाम दिया गया। तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया था। अब तार सप्तक 4 हुए, वैसे 3 का मैंने आपको बता देता हूँ। प्रथम तार सप्तक 1943 में हुआ, जिसमें तार सप्तक के जो 7 कवि थे, इन्हीं 7 कवियों का समूह था। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। दूसरा सप्तक हुआ था तार सप्तक 1951 में, जिसके कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। और तीसरा जो तार सप्तक था वो था 1959 में। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तार सप्तक से संबंधित था। 25वां प्रश्न देखिए, छायावाद को परिभाषित करते हुए छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां लिखिए। प्रवृत्तियों का अर्थ है विशेषताएं। R.C. शुक्ल ने छायावाद की परिभाषा देखिए। रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि छायावाद एक विशेष शैली है जिसमें लाक्षणिकता, मूर्तिमता, प्रतीक विधान, विरोध, चमत्कार, मानवीकरण एवं अन्योक्ति विधान पर बल दिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं छायावाद के बारे में कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण है।
डॉक्टर वर्मा, रामकुमार वर्मा कहते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, आप इनको याद कर लेना। इन परिभाषाओं के आधार पर हम इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि छायावाद सूक्ष्म और चेतन शिल्प में बंधा एक ऐसा काव्य प्रवाह है जिसमें जीवन की बाह्य शक्तियों की अपेक्षा भीतरी और सूक्ष्म शक्तियों का उद्घाटन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी परिभाषा है ये। छायावादी काव्य की विशेषताएं देख लीजिए। छायावादी काव्य की विशेषता में, छायावादी काव्य में वैयक्तिकता एवं प्रकृति के प्रति नूतन दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। छायावाद में नारी के प्रति पूज्य भाव दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। इस काव्य में भावना की उदारता एवं कल्पना की विवर्ती के दर्शन होते हैं। छायावाद में कल्पना, निराशा, अवसाद और वेदना को विशेष महत्व दिया गया है। इस युग में नूतन छंद अलंकार का विधान भी किया गया है। 26वां प्रश्न क्या है? प्रयोगवाद क्या है? इसका परिचय अपने शब्दों में लिखिए। प्रत्येक युग नए प्रयोग से गुजरा है प्रयोगवाद, किंतु प्रयोगवाद उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें नए बोध और संवेदनाओं को लेकर तार सप्तक के माध्यम से 1943 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। प्रयोगवादी काव्य यथार्थवादी है, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। आगे प्रयोगवाद के बारे में देखिए कि प्रयोगवाद अपने आप में साध्य नहीं वरन साधन है। एक तो वह सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, कवि प्रेषित करता है। दूसरे वे प्रेषण क्रिया को, उसके साधनों को जानने का साधन भी है। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु भावना का आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। प्रयोगवादी काव्य की आप विशेषताएं देख लीजिए। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र प्रस्तुत करती है। प्रयोगवादी काव्य में व्यापक जीवनानुभूति के स्थान पर व्यक्तिगत जीवन का चित्रण है। इस युग में बौद्धिक काव्य का सृजन हुआ है। इस काव्य में साधारणीकरण की अपेक्षा विशेषीकरण पर महत्व दिया गया है। प्रयोगवादी काव्य फ्राइडवाद से प्रभावित है, जो मनोविश्लेषणवादी थे, जिसमें दमित कुंठित वासनाओं को वाणी दी गई है। अति वैयक्तिक काव्य की रचना की गई है। ये थे आपके 26 प्रश्न। जय हिंद, जय भारत। और अब आप मुझे आदेश करेंगे कि अगले वीडियोस के उत्तर भी अपलोड किए जाएं, तो निश्चित रूप से मैं अपलोड करने का प्रयास करूंगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि हम उनका उत्तर स्वयं ढूंढ लेंगे, वीडियो के माध्यम से ढूंढ लेंगे, तो वो आप सभी की इच्छा है।